जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में एज यूजुअल पास्ट पेपर के क्वेश्चन और केस स्टडी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 चैप्टर 5 का हम कवर करेंगे। दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव इजी हैं और छोटे हैं, इसीलिए हमारे लेक्चर का आज ज़्यादातर हिस्सा जो है वो केस स्टडी के ऊपर पास्ट पेपर के क्वेश्चन के ऊपर बेस कर रहा होगा। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें 3 ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी फैक्टर्स की समझ नहीं, कौन से वाले फैक्टर की समझ? अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 एक्सेप्टेंस प्रोसीजर का पहला कंसेप्ट है, इसमें 4 चीजें पड़ी हैं। 4 चीजें। एक, मैटर्स जो हमने सामने रखने हैं ये फैसला करने से पहले कि इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग क्लाइंट। एक ये कंसेप्ट पड़ा मैटर्स। एक पड़ा थ्रेट। एक पड़ा फैक्टर्स टू वैल्यूएट थ्रेट। फैक्टर्स टू वैल्यूएट थ्रेट, थ्रेट को वैल्यूएट करना। और एक पड़ा सेफगार्ड या प्रोसीजर्स। इन चारों में क्या फर्क है? कोई स्टूडेंट बता सकता है इन चारों में क्या फर्क है? मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर एक्सेप्टेंस और थ्रेट, और फैक्टर्स टू इवैल्यूएट थ्रेट। इवैल्यूएट यहां पे क्रिटिकल वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और सेफगार्ड्स। कोई स्टूडेंट बता सके इन चारों में क्या फर्क है? सर, जो एक्सेप्टेंस करने से के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सबसे पहले मैंने दिया हुआ है। हाँ शाबाश। सबसे पहले हमने ये देखना है कि किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को सामने रख के फैसला, वो 4 चीजें उसने बता दें। ठीक है, इन 4 चीजों को सामने रखने के बाद हो सकता है सारी सिचुएशन आइडियल हो, कुछ भी मसला ना हो, फौरन एक्सेप्ट कर ले। लेकिन हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आए। वो प्रॉब्लम हम में भी हो सकती है और प्रॉब्लम क्लाइंट में भी हो सकती है। तो नेक्स्ट उसने जो थ्रेट की बात कर रहा है, थ्रेट, उसमें ये बता रहा है कि प्रॉब्लम क्या सामने आ सकते हैं। ऊपर जो 4 फैक्टर्स आपने कंसीडर किए हैं, इसके नतीजे में क्या प्रॉब्लम सामने, 2 प्रॉब्लम उसने बड़ी हमें बताई कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसके बाद प्रॉब्लम सामने आ गई, नेक्स्ट उसने जो फैक्टर्स टू वैल्यूएट लिखा है, ये देखने के लिए प्रॉब्लम कितनी सिग्निफिकेंट है, क्या प्रॉब्लम छोटी है कि प्रॉब्लम बड़ी है। याद रखें, हमेशा जिस तरह कोई भी डॉक्टर मर्ज का इलाज करने से पहले टेस्ट करके देखता है मर्ज की नोयत कितनी शदीद है, उस लिहाज से उसका ट्रीटमेंट करेगा, मेडिसिन देगा या सर्जरी करेगा। उसी तरह हमारे सामने भी जब मसले मसाइल आते हैं ना, कोई भी याद रखिएगा, खासतौर पे चैप्टर 7 में ये कंसेप्ट बार बार यूज होगा। हमारे सामने कोई भी थ्रेट आता है ना, हमने फौरन उसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर या सेफगार्ड नहीं बता देने, बल्कि हमने पहले उस थ्रेट को इवैल्यूएट करना है। तो जो कॉलम के अंदर सेकंड वाली लाइन है, सेकंड कॉलम है जो टेबल के अंदर, तो वो फैक्टर्स टू वैल्यूएट, वो क्या बता रहा है कि जो पहले थ्रेट हैं वो कितने सिवियर हैं। वो कहता है इन चीजों का सामने रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कह रहा है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किसी टू प्रोफेशनल इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर का थ्रेट कम है कि ज्यादा है? पहले में बताया ये राइज हो सकता है, अब आगे कम, ये कैसे पता चलेगा? कह रहा है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, आपका जितना ज्यादा नॉलेज होगा क्लाइंट के बारे में, ओनर्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, आप उतना ही ज्यादा वैल्यूएट कर सकते हैं थ्रेट को। इसी तरह क्लाइंट्स कमिटमेंट टू एड्रेस द क्वेश्चनेबल इश्यूज, कि क्लाइंट कितना कमिटेड है क्वेश्चनेबल इश्यूज को एड्रेस करने में। यानी जो भी क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस होती है, जो भी करप्ट प्रैक्टिस अगर विद इन द एंटिटी चल रही है, अगर लॉ की वायलेशन हो रही है, अगर फ्रेमवर्क की वायलेशन हो रही है, तो क्लाइंट कितना कमिटेड है ये चीज आप देखेंगे। अगर क्लाइंट कमिट, खुद बताएं, अगर क्लाइंट ज्यादा कमिटेड है कि हमने गुड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है, तो थ्रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर क्लाइंट कम कमिटेड है, थ्रेट ज्यादा हो जाएगा। तो ये थ्रेट को वैल्यूएट करने के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब जैसे प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर है, ये थ्रेट है, हो सकता है नए क्लाइंट पे कि हम कंपिटेंट ना हो या ड्यू केयर के साथ काम ना करें। अब हमें कंपिटेंस का थ्रेट कितना है, इसके लिए कह रहा है आगे फैक्टर देखो, अंडरस्टैंड नेचर ऑफ क्लाइंट बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग आपकी अंडरस्टैंड, जितनी ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी थ्रेट उतना कम होगा, और जितनी कम अंडरस्टैंडिंग होगी थ्रेट उतना ज्यादा होगा। अब अगर अंडरस्टैंडिंग कम है फिर क्या करना चाहिए? आगे उसने बताया टाइम फ्रेम ज्यादा ले ले क्लाइंट से। ठीक है, तो ये आपने इन चारों में फर्क जहन में रखना है, इन चारों में फर्क क्या है। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर वो पहले पुराने जमाने के क्वेश्चन अगर देखें तो वो मैटर्स टू बी कंसीडर्ड में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता था। अब रिसेंटली जो उसका ट्रेंड है ना, वो टेबल में से क्वेश्चन पूछता है। कभी आपसे वो थ्रेट पूछ लेगा, कभी फैक्टर्स टू वैल्यूएट पूछ लेगा, कभी सेफगार्ड या प्रोसीजर पूछ लेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जहन में रखना है। थ्रेट का मतलब क्या है, मसले मसाइल क्या हो सकते हैं इस सिचुएशन में। थ्रेट का मतलब क्या है, इस सिचुएशन यानी एक्सेप्टेंस की सिचुएशन में मसले मसाइल क्या हो सकते हैं। फैक्टर्स टू वैल्यूएट का मतलब क्या है कि हमने कैसे डिसाइड करना है कि मसला छोटा है कि मसला बड़ा है।
और उसके बाद सेफगार्ड या प्रोसीजर क्या है कि इस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमें क्या काम करने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसका लिंक ध्यान में रखिएगा। और कोई क्वेश्चन इसमें फैक्टर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछ ले। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, देखिए फर्म के अंदर ना कुछ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, फर्म के जैसे फर्ज कीजिए आई कैप रिक्वायर, अभी तो है अब आई कैप रिक्वायर नहीं करता, एक जमाने में आई कैप ने कोचिंग क्लासेस जो है कंपलसरी की हुई थी स्टूडेंट्स के लिए, तो उस वक्त आई कैप की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती थी। फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट जैसे कि सिलेबस सारा कंप्लीट करवाना है, ये आई कैप की एक रिक्वायरमेंट है, और एंड पे सारे सिलेबस का एक टेस्ट लेना है, एक रिक्वायरमेंट, ये आई कैप की रिक्वायरमेंट। लेकिन क्या कुछ कॉलेजेस अगर खुद से ये सोचे कि रिक्वायरमेंट तो पूरी करने हैं, पूरे सिलेबस का टेस्ट साथ ही साथ हर चैप्टर का भी लेते रहते हैं, तो क्या ऐसा कॉलेज कर सकते हैं कि नहीं? इसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म। यानी आईएसएस की रिक्वायरमेंट तो आप पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन आईएसएस के अलावा भी अगर फर्म समझती है कि कुछ मजीद काम हमें करने चाहिए, मजीद चीजें देखनी चाहिए, तो वो भी फर्म कर सकती है। इसे कहते हैं ये फर्म का इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आईएसए नहीं कह रहा होता, फर्म खुद से उनको फॉलो कर रही होती है, वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज कहलाती है। जैसे मैं आपको बताया था हमारी फर्म की एक पॉलिसी जो हमारे सीनियर बताते थे कि हमने एक सेक्टर जो है इसमें ये नहीं करना, इसका तो नहीं करना, हालांकि स्टैंडर्ड जरूर नहीं रोकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं करना, बस ये उनका। इसी तरह स्टैंडर्ड ये कहता है कि लिस्टेड कंपनीज है ना, उन पे प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, उनकी रिपोर्ट साइन करने से पहले इंगेजमेंट पार्टनर जब साइन करने, उससे पहले इंगेजमेंट पार्टनर किसी और सीनियर पर्सन से फर्म के अंदर राब्ता करे और उन्हें कहे कि यार आके देख लो मैंने बड़े बड़े फासले सारे ठीक किए हैं, कोई ब्लंडर तो नहीं मारा, जिसे आप कहते हैं ना ब्लंडर, ये रिव्यू कर, इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो वो पार्टनर आके किसी से कह सकते भाई ये चेक कर लो, एक दफा में काम दोबारा नहीं होगा, बस जिस दिन रिपोर्ट साइन करने लगता है पार्टनर उस दिन एहतियातन कहता है यार आके जरा देख लो दूसरे पार्टनर से कि मैंने काम सारा ठीक किया है, मेरी रिपोर्ट ठीक है, ओपिनियन ठीक है, इधर एमसीजो मैटर नहीं आना चाहिए था, बड़ी बड़ी चीज है क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, आईएसएस ये कहते हैं कि लिस्टेड कंपनी में ये होगा, अनलिस्टेड में नहीं होगा, रिक्वायर नहीं करते। लेकिन अगर फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि जी अनलिस्टेड का भी करवा दे, अगर उसमें रिस्क ज्यादा है तो अनलिस्टेड का भी करवा दे, क्या खर्च है, तो वो करवा सकते हैं। तो ये फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं। तो हमने आईएसएस को तो फॉलो करना ही है एज प्रोफेशनल, जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं उसका जो भी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है उनको भी फॉलो करना। वो अगर कुछ एडिशनल काम कह रहे हैं वो भी हम करेंगे। क्लियर हो गया? ये क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज का समझ आ गया आपको? और एक मैंने और लफ्ज बोला क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये भी समझ आ गया आपको कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का? शाबाश। अगर ये समझ आ गया तो एक चैप्टर की बेस डेवलप हो गई। ये शायद लास्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर 22 है या 3 है। इसका मुझे सिर्फ नाम बता दीजिए क्या है इस चैप्टर का? हाँ नहीं, रिव्यू एंगेजमेंट नहीं, इसके आगे क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट। ठीक है, इसमें हम यही चीज पढ़ेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कौन करता है, कब होता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल करने वाले की क्या जिम्मेदारी है, करवाने वाले की क्या जिम्मेदारी है? क्या करने वाले ने सारे प्रोसीजर दोबारा चेक करने हैं? नहीं, अगर करवाने जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहा है, कोई दूसरा बंदा आया देखने के लिए, वो सारे सिर्फ बड़े बड़े फैसले देखे। हाँ जी, तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम समझ आ गया क्या होता है विदिन? शाबाश। इसमें समझ लीजिए, इन शॉर्ट समझ लीजिए, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो फर्म ने खुद पे लगाई हुई है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कोई? जी जी। हम उसका करेंगे नहीं तो उसकी कॉम्पिटेंसी कैसे आएगी, ये प्रोडक्ट पकड़ सकते थे या करने की एक्सपीरियंस कर सकते थे, तो जब करेंगे नहीं उस सेक्टर में कैसे आएगी? देखिए जरूरत ही नहीं है। इनका क्वेश्चन यह है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर का ऑडिट करेंगे नहीं तो उसकी कॉम्पिटेंस जरूरत ही नहीं है। अब मैं एसीसीए का कोई स्टूडेंट आ भी जैसा ऑडिट पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ाता, क्या इसका ये मतलब पढ़ा नहीं सकता? नहीं, वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनका लैदा सिस्टम समझना पड़ेगा, पास पेपर लैदा कंपाइल करने पड़ेंगे, लैदा सोल्यूशन देखना पड़ेगा, सारा सिस्टम। हालांकि सिलेबस बेसिकली तरीकाकार एक जैसा ही है, कंसेप्ट एक जैसी है तकरीबन, इंटरेस्टिंग तो डिफरेंट है। तो हमारे बहुत से ऑडिट प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो तकरीबन हर क्लाइंट पे एक जैसे ही होते हैं। हमने सिर्फ रिस्क के लिहाज से कम या ज्यादा करने, प्रोसीजर तो यही साथ है ना। इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करें, बैंक का ऑडिट करें, टेक्सटाइल का ऑडिट करें, मैन्युफैक्चरिंग शुगर इंडस्ट्री का, प्रोसीजर तो यही है। ठीक है, लेकिन उनका स्टाइल थोड़ा नेचर और तो कुछ टेस्टिंग चेंज होगी। लेकिन फिर भी अगर अपना काम चल रहा है तो क्या जरूरत है बिला वजह दूसरे काम में डाल? तो फर्म का अगर काम चल रहा है तो ठीक है, अगर अच्छे दूसरे क्लाइंट आ रहे हैं तो ठीक। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा प्रीवियस एंगेजमेंट के रिजल्ट को क्या हम कंसीडर करते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। बाज़-औक़ात प्रीवियस एंगेजमेंट से हमें अगर जैसे वो इसमें एक और कंसेप्ट है, एक लफ्ज़ यूज़ किया उसने रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट पता आपको क्या होता है कि पिछले साल भी हमने ऑडिट किया इस साल। अच्छा मुझे बताइए ये एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर हमें सिर्फ इनिशियल ऑडिट यानी जब फर्स्ट टाइम ऑडिट तब हमें परफॉर्म करने चाहिए कि रिकरिंग क्लाइंट पे, यानी पिछले साल क्लाइंट आया, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म किए, ओके था, इस साल वो हमने उसे रीअपॉइंट करना चाह रहा है, क्या दोबारा एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म होंगे कि नहीं? दोबारा होंगे, क्योंकि हो सकता है पहले मसले मसाइल नहीं थे, इस साल आ गए हों। ठीक है, या हमें पहले मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी इतना पता नहीं था, सिर्फ सुनी सुनाई बात में हमने एक्सेप्ट कर लिया, और जब हमने साल गुजारा क्लाइंट के साथ तो फिर पता चला इंटेग्रिटी का लेवल क्या है। तो ये रीअसेस करना पड़ता है एक्सेप्टेंस डिसीजन हर अपॉइंटमेंट पे, याद रखिएगा जी। इसके अलावा क्लाइंट कमिटमेंट मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट कितना कमिटेड है मसले मसाइल को हल करने में। ठीक है, मसले मसाइल को हल करने में कितना कमिटेड है, वो आपने सुनी होगी बात, प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। तो थ्रेट राइज हो जाए ये प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट उस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए कितना कमिटेड है ये हमने देखना है। अगर क्लाइंट ज्यादा कमिटेड है तो इसका मतलब कोई नहीं, मसले मसाइल हल कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद ये बताइए मैंने क्या लिखा है, चलिए छोड़े, और कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? चले बाहर जल्दी जल्दी में खत्म जाके समझ। चलिए अब चलते हैं हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा मुझे बताइए कि हमने वॉल्यूम 1 में चैप्टर 5 के क्वेश्चन, शाबाश अपने सामने रखिए। वॉल्यूम 1 2 क्वेश्चन थे, सिर्फ इजी क्वेश्चन थे। कितने स्टूडेंट्स ने रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट किया इन क्वेश्चंस को? शाबाश। और रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करने के बाद कितने स्टूडेंट ने सॉल्यूशन के साथ कंपेयर भी किया है? शाबाश। और कितने स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशन के बाद एग्जामिनर कमेंट्स को भी पढ़ा है? ये देखना चाह रहा था, ये 4-5 स्टूडेंट है सिर्फ। एग्जामिनर कमेंट्स आपके सबसे ज्यादा, मैं बार बार ये कह चुका हूं, सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाली चीज है स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन 1 जी कह रहे अजीम एंड कंपनी हैव बीन द ऑडिटर्स ऑफ शाहिद कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी फॉर पास्ट मेनी इयर्स। इनिशियल ऑडिट है कि रिकरिंग ऑडिट? रिकरिंग ऑडिट। क्या अब क्या हो रहा है? यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजर। अच्छा आपको मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किया है, ये नहीं कह रहा कि फर्म अपॉइंट हुई है, आपको अपॉइंट किया गया है। यू हैव बीन अपॉइंटेड। अगर कहता ना फर्म हैज बीन अपॉइंटेड, फिर हम कहते हैं इनिशियल है कि रिकरिंग है। कह रहे ब्रीफली एक्सप्लेन द मैटर्स विच यू वुड कंसीडर व्हाइल असेसिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। आपको ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, एक्सेप्टेंस का लफ्ज बता रहा है फर्स्ट टाइम क्लाइंट आ रहा है, कंटिन्यूअंस का लफ्ज बता रहा है सेकंड टाइम या थर्ड टाइम। तो इस एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस से हमें पता चला फर्स्ट टाइम में भी हमने प्रोसीजर देखने हैं, सेकंड थर्ड टाइम में भी देखने हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है 2000 पुराना, मैंने आपको बताया रिसेंटली इस तरह की टेस्टिंग नहीं हो रही, इसलिए प्रैक्टिस मतलब आपको प्रैक्टिस कराते इस तरह के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ऑब्सोल्यूट ये टेस्टिंग का स्टाइल ऑब्सोल्यूट हो चुका है। लेकिन चूंकि आईकैप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, तो आपको पता है आईकैप की बुक में और क्वेश्चन बैंक में जो एक एक लफ्ज है, एक एक क्वेश्चन वो आपको कवर करवाना वो उस्ताद की जिम्मेदारी होती है, इसलिए कवर करवा रहा हूं। उम्मीद है अब इस तरह नहीं पूछेगा टेस्टिंग, अब की बार टेस्टिंग पूछेगा करेगा तो वो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना उस तरीके से करेगा, लेटेस्ट टेस्टिंग का। बहरहाल बताइए, कह रहा है मैटर्स, कौन से मैटर्स हैं? वही 4 ऊपर वाले मैटर्स, या उन्हें बाज़ औक़ात फैक्टर्स भी कह देता है, फैक्टर्स भी कह देता है। ठीक है। क्वेश्चन 2, योर फर्म हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट ए टेंडर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन एंगेजमेंट करंटली हेल्ड बाय अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने प्रपोजल जमा करवाना है। टेंडर का मतलब क्या होता है? प्रपोजल, कि सर हम आपका ऑडिट करने के लिए तैयार हैं। आपने लॉ में पढ़ा होगा कि जब किसी को एज ऑडिटर नॉमिनेट करते हैं ना तो उससे उसकी कंसेंट ले लेते हैं, तो इस तरह की बात शायद पड़ी होगी किसी को अपॉइंट करने। तो कह रहे हैं अपनी कंसेंट दो दीजिए, अपनी कंसेंट दीजिए। हमने कहा अभी कंसेंट देते हैं। रिक्वायर्ड ब्रीफली डिस्कस सेफगार्ड्स दैट शैल बी अप्लाइड टू एलिमिनेट एनी थ्रेट्स और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। एक्सेप्ट, याद रखें थ्रेट, बहुत अहम बात बता रहा हूं, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 का फर्क बता रहा हूं। थ्रेट्स एक्सेप्टेंस से पहले भी हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस के बाद ड्यूरिंग ऑडिट भी हो सकते हैं। हमने चैप्टर 5 में जो थ्रेट पढ़ रहे हैं ये एक्सेप्टेंस से पहले वाले हैं। जो चैप्टर 7 में थ्रेट्स पढ़ेंगे वो एक्सेप्टेंस के बाद वाले हैं, ड्यूरिंग एंगेजमेंट वाले। दोनों में फर्क है। क्या आपको क्वेश्चन में किसी इंफॉर्मेशन से ये पता चल रहा है ये बिफोर वाले हैं कि आफ्टर वाले? कौन से थ्रेट लिखने हैं, बिफोर वाले कि आफ्टर वाले? कैसे पता चला बिफोर वाले? क्लियरली कह रहा है कि एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, एक्सेप्टेंस के वक्त आप देख रहे हैं।
तो ये बिफोर वाले करना। अच्छा अगला, ये बड़ा डिसीजन था। ये क्वेश्चन जब आया ना, कुछ स्टूडेंट्स इसको चैप्टर 7 का क्वेश्चन समझ के कहते रहे सर ये तो कंसेप्ट चैप्टर 7 में है ही नहीं, या आप तो कहते थे आपने सारी जिम्मेदारी ये सारे कंसेप्ट पढ़ाने, ये कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ाया, कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ाया, ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन आप गलत चैप्टर में ढूंढते रहे हैं। चैप्टर ये बिफोर एक्सेप्टेंस वाला था, आफ्टर एक्सेप्टेंस नहीं है, बिफोर एक्सेप्टेंस है, इसलिए चैप्टर 5 में आपको मिलेगा ये। अच्छा, आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से देख के बताइए, क्या टेबल की तीनों चीजें लिखनी है कि कोई दो या एक है? एक कौन सी चीज? सेफगार्ड। ब्रीफली डिस्कस द सेफगार्ड दैट शैल बी अप्लाइड टू एलिमिनेट एनी थ्रेट। अच्छा, लेकिन चूंकि है कुछ सेफगार्ड ही रहा है, लेकिन चूंकि सेफगार्ड डिपेंड करते हैं थ्रेड पे, तो पहले थ्रेड की हेडिंग देके फिर उसके बाद लिख देना चाहिए ये इसके सेफगार्ड है, फिर दूसरे थ्रेड की हेडिंग देके सेफगार्ड के मिक्स करके प्रेजेंट करना। ज्यादा बेहतर यही है कि हेडिंग देके कि ये थ्रेड इसके सेफगार्ड, यानी दो चीजें। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन में उसने पूछ लिया, ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। थ्रेड नहीं पूछा, क्या पूछा? व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म बिफोर एक्सेप्टिंग। तो ये कौन से प्रोसीजर बताएंगे? वो लास्ट वाले ये एक्सेप्टेंस से पहले कौन से प्रोसीजर हमने परफॉर्म करने होते हैं? कौन से प्रोसीजर एक्सेप्ट अगर पूछे कौन से प्रोसीजर? कोई भी नहीं, जैसे क्लाइंट आया फौरन कहेंगे यस। लास्ट कॉलम वाले प्रोसीजर लिखेंगे। नहीं समझ आ रही? इन तीनों में फर्क समझ आ रहा है? चले, सेफगार्ड की बात कर रहा हूं। सेफगार्ड का मतलब प्रोसीजर ही तो है कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ठीक है? ये थ्रेट से रक्षा के लिए होते हैं सेफगार्ड। सेफगार्ड किस लिए होते हैं? थ्रेट से रक्षा के लिए, हाँ जी, जंग से बचाने के लिए। अब जल्दी से चलते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके वॉल्यूम 2 के। कौन कौन सा है? चैप्टर 3 का क्वेश्चन 7। ये क्या कौन सा क्वेश्चन था ये सर? अच्छा, ये इसमें एक चीज अच्छी थी इस क्वेश्चन में जो मुझे पसंद है, वो क्या है? कह रहा है फॉलोइंग, आ जाए फटाफट आ जाए। वॉल्यूम 2 है आपके पास? है? नहीं है तो सामने देखें। फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस आर यूज्ड बाय ऑडिटर व्हेन वेरीफाइंग अमाउंट एट विच स्टॉक एंड कैश एट बैंक आर स्टेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन असाइनमेंट में हम क्यों ऐड करते हैं? प्रीवियस किस लिए? हाँ, कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए। तो कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए तैयार हो जाए। कह रहा है भैया ये दो एग्जांपल्स हैं। ओरल रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक। हमने मैनेजमेंट से पूछा है मैनेजमेंट क्या ऑब्सोलीट स्टॉक आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड कर लिया है? उसने कहा यस सर, कर लिया है। आपने असाइनमेंट कर ली है, समझ गए क्या करना है अब आपने। दूसरा, ए बैंक कंफर्मेशन लेटर फॉर ऑडिट पर्पसेस। बैंक कंफर्मेशन लेटर भी है, ओरल रिप्रेजेंटेशन भी है। कह रहा है कमेंट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ एविडेंस आइडेंटिफाइड अबव। आपने ये बताना है इन दोनों सोर्सेज में से कौन सा ज्यादा रिलायबल है, कौन सा कम रिलायबल है, और क्यों? ओरल रिप्रेजेंटेशन मोर रिलायबल के लेस, क्यों? इंटरनल है, नॉट रिटर्न, ओरल है, बिल्कुल बस काफी है। एक दो फैक्टर्स भी बता दे, काफी है, सारे फिट करना जरूरी नहीं है। बैंक कंफर्मेशन लेटर एक्सटर्नल है, रिटर्न भी है, डायरेक्ट भी है और ओरिजिनल भी है। ओरिजिनल ही होगी, फोटोकॉपी थोड़ी होती है। हाँ, बैंक कंफर्मेशन का बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट होती तो मेरे आर्गुमेंट डिफरेंट होता, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट इनडायरेक्ट भी होती है और फोटोकॉपी भी होती है। ये तो बैंक कंफर्मेशन है जो डायरेक्ट ऑडिट होगा। बी रिक्वायरमेंट मुझे पसंद है, ये कह रहा है अच्छा ये ओरल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रिलायबल एविडेंस नहीं है, तो फिर बताइए इस केस में रिलायबल एविडेंस क्या होगा? एग्जांपल दीजिए। डिस्क्राइब द एडिशनल एविडेंस यू वुड सीक टू आइडेंटिफाई ऑब्सोलीट स्टॉक। ऑब्सोलीट स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए मजीद क्या एविडेंस ऑब्टेन करेंगे? एक मिनट ठहरिए, ये मेरा भाई मुझे बताएंगे। हाँ जी, फिजिकल जाके स्टॉक काउंट कर लेंगे। अच्छा, फिजिकल जाके स्टॉक काउंट करेंगे, उसमें क्या देखेंगे? स्टॉक मौजूद है कि नहीं ये देखेंगे, कि स्टॉक खराब है कि नहीं ये देखेंगे। तो आपने फिजिकल स्टॉक काउंट नहीं सिर्फ लिखना, आगे लिखना है टू आइडेंटिफाई डैमेज आर ऑब्सोलीट स्टॉक। शाबाश, एक प्रोसीजर हो गया। और क्या प्रोसीजर होगा मेरे भाई? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप वो देखेंगे ना, ये गलत। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ये तो बता देंगे कि स्टॉक क्लाइंट का है,
ऑब्सोलीट है कि नहीं ये नहीं बताएंगे, डॉक्यूमेंट से नहीं पता चलेगा, गलत प्रोसीजर। और बताएं प्रोसीजर क्या है? एनआर, बेहतरीन, शाबाश शाबाश। एनआरवी चेक करेंगे यानी सेल प्राइस चेक करेंगे स्टॉक की। अगर उसकी अच्छा सेल प्राइस कहां से चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा सेल प्राइस? मार्केट से, या जो लास्ट आइटम सेल हुई है वो किस प्राइस पे है। एक प्रोसीजर और बता दें तो फिर मान लो, एजिंग रिपोर्ट देखेंगे। एजिंग रिपोर्ट से पता चल जाएगा कौन सी इन्वेंट्री कितनी ज्यादा पुरानी है। जो ज्यादा पुरानी इन्वेंट्री 6 महीने से बिकी नहीं है वो क्या है, ऑब्सोलीट है। दोबारा बताएं सारे प्रोसीजर मेरा भाई, बता प्रोसीजर। फिजिकल एग्जामिनेशन सिर्फ नहीं करनी, किस लिए? हाँ जी, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उससे सिर्फ ये पता चलता है इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। आपने फोकस करना है अपने टारगेट क्या, ऑब्सोलीट का। और एनआरवी देखेंगे, और एनआरवी के अलावा एजिंग रिपोर्ट। ये क्वेश्चन क्लियर? अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने आपको एक टास्क है कि फारिग टाइम में आपने खुद से सोचना, अच्छा ये चीज हुई, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर होंगे, ये चीज वो आप कर रहे हैं ना काम। अच्छा मुझे एक बात और बताएं, क्या आपको जो काम दिया जा रहा है बस इतना ही काफी है ये या कि बाज़ औक़ात अगर प्रैक्टिस में कुछ एग्जांपल्स आ जाएं कि किस चीज को वेरीफाई करने के लिए किस ऑडिटर ने प्रैक्टिस में क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, प्रैक्टिस में किस कंपनी की रिपोर्ट मॉडिफाइड हुई है इस साल, किस कंपनी की रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर आया और क्यों आया, और उसको कैसे ये भी वक्तन फवक्तन कभी कभार शेयर कर दिया करोगे नहीं? अच्छा आपने उसको फिर याद नहीं करने बैठ जाना। इस तरह की जो चीजें होंगी ना वो सिर्फ आपने पढ़नी है, अब एंजॉय करना चाय के कप के साथ। हाँ आज ये चाय का कप खत्म तो वो डॉक्यूमेंट भी खत्म। उसको उसके ऊपर सवाल जवाब नहीं करने। फिर मेरे से कोशिश करना आपने ज्यादा सवाल जवाब ना करे। कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो तो चले पूछ लिया, ज्यादा कि इसके बाद क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, वो नहीं। वो आप नेट में मजीद रिसर्च खुद करना चाहते हैं तो खुद करेंगे। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है, ये आपसे पूछना चाह रहा था। अब आगे चलते हैं। चाय आपको घर वाले पिलाएंगे, मैं सिर्फ केस स्टडी भिजवाऊंगा। अच्छा आगे चलते हैं। आप इसके बाद असाइनमेंट कौन सी थी? वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन तो बहुत से थे, 24 थोड़ा ही था एक। हाँ जी, और भी कुछ क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस। 6 कोई सा मुश्किल वाला, 6 वाला करवा लेते हैं। 6 वाला रिक्वायरमेंट कह रहा है कमेंट ऑन द डिसीजन ऑफ ऑडिट सीनियर एंड आइडेंटिफाई शॉर्टकमिंग इन मॉडिफिकेशन ड्राफ्टेड बाय। इसका मतलब है उसने कोई डिसीजन किया है, जो हमने बताना है उसने फैसला सही किया कि नहीं किया, और फिर इस रिपोर्ट में से शॉर्टकमिंग हमने आइडेंटिफाई करनी। क्या करना है? शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई। अच्छा आइडेंटिफाई करनी है सिर्फ कि उनको रीड्राफ्ट करना है? सिर्फ बताना है क्या गलत है, सही क्या होना चाहिए था, सही करके नहीं देना, सही करके नहीं देना। वो आपने मिसाल सुनी होगी ना, वो आर्टिस्ट वाली, उसने कोई तस्वीर बनाई और कहा इसमें से जो जो गलतियां आइडेंटिफाई करे हैं, तो उसके बाद अगले दिन आके देखा तस्वीर गायब थी, गलतियां ही गलतियां। और एक बंदा दूसरे से कह रहा था यार ये मैं कहां निशान लगाऊं, तस्वीर तो गायब हो गई। बड़ा डिसऑर्ड हुआ, गुरु के पास गया, गुरु ने कहा मसला ही कोई नहीं, वही तस्वीर एज इट इज दोबारा बनाओ। अब की बार स्टेटमेंट चेंज कर देना कि अगर कोई गलती नजर आए तो ठीक कर दे। तो फिर अगले दिन क्या हुआ? कोई भी गलती नहीं थी। ठीक है, तो मुझे बताएं हमें यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले वाला मैसेज दे रहा है कि दूसरे वाला? पहले वाला कह रहा है जिंदगी आसान, कह रहा है आप यही आइडेंटिफाई कर दें कि क्या गलती है, बड़ी बात है। तो ठीक करना तो दूर की बात है, यही आइडेंटिफाई कर दें कि गलती है कि नहीं तो बड़ी बात है। तो हमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अभी लो, Sher Khan Limited had announced major restructuring in the year 2011 and a provision of 120 million was made against cost of restructuring and redundancy. अब ये restructuring, redundancy इसके साथ तो familiar, ये बताया था closure of factory के कंसेप्ट में। During 2012, all known claims and liabilities relating to restructuring were settled at rupees 90 million. सारी के सारी 90 मिलियन पे सेटल हो गई। प्रोविजन बनाई थी 120 की, 90 पे सेटलमेंट हो गई। 30 का क्या करें? पढ़ी ना रहे नहीं, जिस मकसद के लिए तो पूरा हो गया तो रिवर्स करनी है ना। However, a matter of prudence, the company has not returned back the excess amount of provision in view of suit filed by certain staff member against termination of their employment. कंपनी ने कहा पड़ी रहे प्रोविजन, किसी दूसरे केस में काम आ जाएगी कि दूसरे केस की स्पेसिफिक अलग प्रोविजन करनी है। हाँ जी,
SKL's legal counsel is of the view that the possibility of adverse decision against the company in this matter is remote. और बल्कि दूसरे केस में भी कह रहे हैं प्रोविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ एडवर्स एक्शन का चांस रिमोट का मतलब है ना होने के बराबर, डिस्क्लोजर भी नहीं, यानी तकरीबन वर्चुअली सर्टन है कि जीत जाएंगे। इसकी प्रोविजन तो दूर की बात, डिस्क्लोजर भी नहीं। तो 30 मिलियन पे एग्री करते हैं हम, रिवर्स होना चाहिए। आगे, Audit senior does not agree with management's contention and has drafted the following modification. Audit senior ने कहा मैनेजमेंट गलत कर रही है। Audit senior से कमेंट ऑन डिसीजन, सही कहा, आगे एक्सप्लेन कर देंगे प्रोविजन शुड बी रिवर्स। अब उसने मॉडिफाई, ऑडिट सीनियर डज नॉट, अच्छा और ये रिपोर्ट ड्राफ्ट, मुझे एक बड़ा क्वेश्चन बताएं, बड़ा देखिए बड़ा डिसीजन, एक तो आपको बताया था ना हम जिंदगी में बहुत से डिसीजन करते हैं, कुछ बड़े डिसीजन होते हैं, कुछ छोटे डिसीजन, बताया था, ठीक है। तो गलतियां तो हमने करनी ही करनी है, ये 100% कंफर्म है। जिंदगी में हमने गलत फैसले करने ही करने हैं, ये 100% कोशिश क्या करनी है कि बड़े फैसले गलत ना हो, छोटे छोटे फैसले गलत हो जाएं, बड़े फैसले गलत। एग्जाम में भी आपने गलती करनी ही करनी है, चाहे 100 साल तैयारी करके ये पेपर दे दे, गलती करनी ही, कोशिश क्या करनी है कि बड़ा डिसीजन गलत ना हो, छोटे। तो इसमें बड़ा डिसीजन वाला क्वेश्चन पूछा हूं आपसे, क्या इसमें हमने जब एरर आइडेंटिफाई करने हैं, हमने अल्फाज के एरर आइडेंटिफाई करने हैं कि कंसेप्ट के? ये ऑफ एंड विद अलोंग विद इस तरह के एरर नहीं है, इस तरह की एरर नहीं है। एक स्टूडेंट कहने लगा सर इधर किताब में ड्राफ्ट है, उधर इससे ऑफ लिखा हुआ है, इधर उसने ऑफ नहीं लिखा हुआ। तो भाई ये कौन सा, ये कोई मसला नहीं है। हाँ किताब में उसने लिखा हुआ है ऑन टेस्ट बेसिस ये काम करेंगे, और इधर उसने लिखा है कि सारा काम करेंगे, ये मसला है। किताब में उसने लिखा रीजनेबल एश्योरेंस, यहां पे लिखा एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये क्योंकि ये अल्फाज वो हैं जो कंसेप्ट को हिट कर रहे हैं। तो सादा अल्फाज के एरर नहीं ढूंढने, कंसेप्ट एरर। ये बात समझ आ रही है? कह रहा है एन अमाउंट ऑफ ₹30 million हैज बीन प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड अमाउंट व्हिच द कंपनी मे बी रिक्वायर्ड टू पे टू द एम्प्लॉइज हुज एम्प्लॉयमेंट वाज ड्यूरिंग द ईयर। The management is of the view that in case of company required to pay amount to those employees, said provision would be utilized. मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। और दूसरा, नॉर्मली अगर कोई चीज रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं डिस्कस हुई है और हम रिपोर्ट में उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, उसका रेफरेंस दे देना चाहिए कि नहीं दे देना? रेफरेंस भी नहीं दिया, मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उसने बता दिया ऑडिटर। और इसके बाद क्या है, इसके बाद द कंपनी डिसीजन टू मेक द above is not in accordance with IAS. Had the liability been recognized correctly, profit for the year would have increased by ₹30 million. Because of the fact of matter discussed, the financial statement do not give a true and fair view of financials. Do not give true and fair view. कौन सा ओपिनियन है? मॉडिफाइड है, कौन सी टाइप है? एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड में होता है एक्सेप्ट फॉर के अल्फाज, ये एडवर्स ओपिनियन है। हालांकि इफेक्ट कौन सा है? एडवर्स ओपिनियन में अल्फाज आपको बताए नहीं हुए क्या होंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या होते हैं? एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। डिस्क्लेमर ओपिनियन में क्या होते हैं? वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। और एडवर्स में क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव। ये पता है कि नहीं आपको? तो ओपिनियन कौन सा होना चाहिए, जरा मटेरियलिटी कैलकुलेट करके बताएं। 3 तो मटेरियल है, परवेसिव तो नहीं है, प्रॉफिट या 50 ज्यादा। तो क्या गलती की सबसे बड़ी, इस पे तो इसको गोली मार देनी चाहिए, शहीद कर। बाकी भी गलतियां है, नोट्स का कौन सा रेफरेंस नहीं दिया, गलती है। उसने मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू इधर इंक्लूड कर दिया, गलती है। अगली एग्जांपल भी, उसने हेडिंग्स नहीं दी क्वालिफाइड मॉडिफाइड बेसिस के, ये भी गलती की है। लेकिन इन सब की माफी हो सकती है, हाँ, क्योंकि ओपिनियन ये वही है जैसे कोई डेबिट क्रेडिट की गलती कर देगा। उन्हें मटेरियल है, क्वालिफाइड दे रहा है और एडवर्स ओपिनियन दे रहा है, गलत कर रहा है। कौन सा ओपिनियन आना चाहिए? क्वालिफाइड। समझ आ रही है बात की? और कोई गलती नजर आ रही है आपको? अच्छा, सोल्यूशन में शायद 1-2 मजीद एरर्स होंगे जो अभी हमने नहीं पढ़े, क्योंकि अभी इसकी ड्राफ्टिंग हमने सीखनी है ना, ड्राफ्टिंग सीखनी है। तो ड्राफ्टिंग के बाद 1-2 को है, क्या हो गए पूरे सोल्यूशन में? देखें एरर सारे डिस्कस हो गए कि 1-2 रहते हैं अभी? मेरा ख्याल है हाँ 1-2 रहे। तो हाँ जी, तो वो जब आप ड्राफ्टिंग पढ़ लेंगे ना, ड्राफ्टिंग आपको याद है चैप्टर 4 में एक कंसेप्ट भी रहता है हमारा पेंडिंग ड्राफ्टिंग, उसके बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मेन एरर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, हेडिंग नहीं दी, रेफरेंस नहीं दिया, मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू इधर फिट कर रहा है, और फिर गलत ओपिनियन दे रहा है। हालांकि मटेरियल इसमें कैलकुलेशन भी शो कर देंगे, हाँ मटेरियलिटी लेवल की कैलकुलेशन सब।
नेक्स्ट 10 में क्या कह रहा है जी? क्या 4 छोटे छोटे केसेस है? कह रहे हर एक ऑडिट रिपोर्ट पे फैक्ट बताओ। ऑडिट रिपोर्ट में ही घूमेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट से बाहर भी चीजें बताएंगे? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही प्रोसीजर तो नहीं बताने, आइटर जो भागदौड़ करेगा वो तो नहीं बताना। कह रहा है यू हैव कंप्लीटेड ऑडिट ऑफ फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शोइंग प्रॉफिट इतना है और एसेट्स इतने हैं। किस लिए दे रहा है? ये प्रॉफिट मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है और टोटल एसेट्स हमसे कंफ्यूज करने के लिए। एन एम्प्लॉय लेफ्ट द कंपनी विदाउट सेटलिंग लोन ऑफ 0.5 मिलियन, मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज्ड टू मेक प्रोविजन बट इज राइट। अब एम्प्लॉय चला गया, बैड डेट हो गया ना, इसको तो राइट ऑफ कर देना चाहिए। मैनेजमेंट ने कहा है हम नहीं करेंगे, मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट क्या है? इमटेरियल। ये मटेरियल इमटेरियल है कि मटेरियल है इफेक्ट? ओपिनियन कौन सा? अनमोडिफाइड। आइटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन प्रोवाइडेड if misstatement is also immaterial on aggregate as well as qualitative basis। अरे मटेरियलिटी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट बेसिस पे इंडिविजुअली भी देखनी है, एग्रीगेट भी देखनी है। तो इंडिविजुअली तो इमटेरियल है, एग्रीगेट होकर तो मटेरियल हो सकती है। क्वांटिटेटिवली तो इमटेरियल है, क्वालिटेटिवली तो मटेरियल हो सकती है। तो हम पूरी लाइन सिर्फ ये नहीं लिखना आपने, जब कभी इमटेरियल मिसस्टेटमेंट आए, जब कभी इमटेरियल मिसस्टेटमेंट आए, आपने सिर्फ ये नहीं लिखना आइटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन, बल्कि क्या लिखना है? आइटर शैल एक्सप्रेस unmodified opinion on financial statement if misstatement is also immaterial on aggregate as well as qualitative basis। कुछ समझ आए? ये और आपने ये लाइन भूल जानी और एग्जाम ने कमेंट्स में कहेगा। तो केस स्टडी में आप ये लाइन भूल जाया करेंगे और एग्जामिनर कमेंट्स में कहा करेगा स्टूडेंट्स लॉस्ट इजी मार्क्स, अनमोडिफाइड ओपिनियन तक पहुंच गए थे, अगली बात करना भूल गए एग्रीगेट और क्वालिटेटिव वाले। ठीक है जी, लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी इज नॉट कंसिस्टेंट विद रेलिवेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो कह रहा है रेलिवेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक रेवेन्यू पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। क्लियरली पता चल गया हमें ये क्या है? मेन स्टेटमेंट। हैड इट बीन इन अकॉर्डेंस विद आईएएस प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड हैव रुपीज 79.2। अगर ऐसे मुताबिक होती तो प्रॉफिट 79.2 होता। यहां पे मुझे बताइए मिस स्टेटमेंट की अमाउंट क्या है? एक स्टूडेंट कहेगा सर 79.2 है, गलत। मिस स्टेटमेंट की अमाउंट क्या है? 5 में। हाँ जी, करेक्ट प्रॉफिट और इनकरेक्ट प्रॉफिट का डिफरेंस है मिस स्टेटमेंट की अमाउंट। 79.2 माइनस 74 यानी 5.2 मटीरियल है। तो क्या होगा इसका ओपिनियन? आप बताइए। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए, कोई नहीं बोलेगा। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट आइटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आइटर आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट और बस कंप्लीट हो गया। की ऑडिट मैटर में आइटर शैल इंक्लूड रेफरेंस टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन इन की ऑडिट मैटर। थर्ड, contract with major customer is about to expire after 3 years. Certain internal documents show that company might have to face very difficult situation thereafter. Very difficult situation. Going concern, लेकिन going concern 12 मंथ के लिए होता है, ये 3 years है। इसमें going concern का इशू राइज नहीं होगा। अगर 3 years की बजाय 12 मंथ कहता फिर शायद राइज होता, फिर इवेंट या कंडीशन हो जाता, लेकिन अभी ये नहीं। क्लियर? जी जी मेरे भाई पूछिए, क्या सवाल है? प्रोजेक्टर नहीं चल रहा आपका? प्रोजेक्टर कीजिए, तब तक आप अपनी किताब चला लें, तब तक किताब चला लें। किताब में भी यही सवाल है ना जी भाई। लाइट आने के बाद देखिए कोई स्विच वगैरह ऑन ऑफ करना होगा। आगे चलते हैं। 4, पर्सनल फाइल्स ऑफ मैनी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट कंटेन एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। सैलरीज पेड टू सच एग्जीक्यूटिव आर बेस्ड 24 मिलियन। अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा सर एविडेंस नहीं है तो ये स्कोप लिमिटेशन है। स्कोप लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एविडेंस ना हो फिर है। ये तो उनके कोई सीवी वगैरह गुम हो गए हैं, तो सीईओ का सीवी गुम हो गया, ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस तो है, स्कोप लिमिटेशन नहीं है। अगर सेल इनवॉइसेस गुम होती, जो सैलरी पे की है इसका एविडेंस गुम होता, फिर स्कोप लिमिटेशन थे। लेकिन ये तो उनका रिकॉर्ड गुम हुआ है, सीवी वगैरह गुम। याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी भी अमाउंट का एविडेंस मिस हो वो स्कोप लिमिटेशन है, बाकी चीजें नहीं।
हाँ, इसका कोई इफेक्ट नहीं है रिपोर्ट पे। आप सिर्फ ये लिख देंगे नो इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है बस। आगे मैनेजमेंट लेटर की भी बात करने की जरूरत नहीं, हालांकि प्रैक्टिस में हम ये इशू मैनेजमेंट लेटर में डालते हैं, लेकिन इधर जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? इसमें सिर्फ रिपोर्ट पूछा, आगे पीछे भागदौड़ नहीं जो करती है वो नहीं लिखेंगे। 10 क्लियर? इसके बाद चले, मेरा ख्याल है आज के लिए ये काफी है, 2-3 केस है। छुट्टी क्यों? पढ़ने नहीं आए घर से? अच्छा, अब आप रिलैक्स हो जाए क्योंकि आज का लेक्चर मुश्किल नहीं। मुझे ये बताइए, आपने ये कंसेप्ट सीखा कि किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले, किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले हमने थ्रेट्स को वैल्यूएट करना है और प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, सेफ गार्ड। क्या आप बता सकते हैं इन सारे प्रोसीजर को एक दफा सामने रखें, इनको पढ़ें और मुझे बताइए इनमें सबसे अहम प्रोसीजर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है? कौन सा है? गैस कीजिए, गैस कीजिए, गैस वर्क लगाए। प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिखना। क्या है जी? प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर। ये प्रोजेक्टर वाला मसला हुआ क्या नहीं? अभी ये कर दें, जल्दी से कर दें, मेहरबानी। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रोसीजर में सबसे अहम प्रोसीजर क्या है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करना। अच्छा, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर होता क्या है? जब कभी, अच्छा इसमें ना 2 ऑडिट, अब जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ना, इसमें 2 कैरेक्टर है, एक विलन भी है, एक विलन बाद में आएगा, पहले 2 कैरेक्टर वो है, एक इनकमिंग ऑडिटर, एक है आउटगोइंग ऑडिटर। आउटगोइंग ऑडिटर कौन है? जिसने पिछले साल का ऑडिट किया है। इनकमिंग ऑडिटर कौन है? जो इस साल ऑडिट के अपॉइंट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला या उसका तज़किरा किया जा रहा है कैसे। इनकमिंग आउटगोइंग ऑडिटर को हम प्रीडिसेसर ऑडिटर भी कहते हैं और इनकमिंग ऑडिटर को सक्सेसर ऑडिटर या एग्जिस्टिंग ऑडिटर भी कहते हैं। ये सुन रहे हैं? ये हाइब्रिड क्लास में भी आवाज आ रही है तो सुन रहे हैं? अभी बोर्ड से कुछ नहीं पढ़ा रहा, अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए स्टोरी सुना रहा हूं। 2 ऑडिटर, एक इनकमिंग एक आउटगोइंग, लेकिन कभी कभार आउटगोइंग की बजाय मैं प्रीडिसेसर ऑडिटर का वर्ड यूज कर लूंगा, समझ आएंगे। कभी कभी इनकमिंग की बजाय मैं एग्जिस्टिंग ऑडिटर का वर्ड यूज कर लूंगा। एग्जिस्टिंग से मुराद है असल में जो अपॉइंट होने वाला है, ठीक है, तो आप समझ आइएगा, ठीक है। मैं वैसे ज्यादातर इनकमिंग आउटगोइंग का वर्ड ही यूज करूंगा, ये आसान होता है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब कभी कोई इनकमिंग ऑडिटर आया अपॉइंटमेंट, उसने अपॉइंटमेंट से पहले थ्रेट्स इवैल्यूएट करने हैं। चूंकि इसके पास लिमिटेड नॉलेज है इनकमिंग ऑडिटर के पास, तो ये शायद सही तरीके से थ्रेट को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट ना कर सके, तो ये क्या करे? अपने पेटी भाई से मदद ले ले, यानी प्रीडिसेसर ऑडिटर को, आउटगोइंग ऑडिटर को लेटर लिखे और उसमें पूछे कि भैया ये इस क्लाइंट का ऑडिट मैं एक्सेप्ट करने जा रहा हूं, अगर कोई ऐसी रीजन है कि जिसकी वजह से मुझे इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए तो मुझे बता दो। क्या होगा? इनकमिंग ऑडिटर आउटगोइंग ऑडिटर को एक लेटर लिखेगा, उस लेटर में सलाम दुआ के बाद क्या लिखेगा कि भैया मैं इस ऑडिट क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहा हूं, इफ देयर इज एनीथिंग वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लाइंट प्लीज इन्फॉर्म अस। फिर स्टैंडर्ड आगे एग्जांपल देता है, कहता है वो क्या रीजन हो सकती हैं जो कि इसके एक्सेप्टेंस के डिसीजन को अफेक्ट करेंगी। वो क्या? उसने कहा कोई भी चीज होगी जो हमारे लिए रेलिवेंट होता है। 4 एग्जांपल्स जो इसके डिसीजन के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। पहली एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी का कोई मसला है, वो प्रीडिसेसर ऑडिटर बताता है, वो उसके डिसीजन से रेलिवेंट है। दूसरा, फीस हो सकता है आउटस्टैंडिंग हो प्रीडिसेसर ऑडिटर की, ये भी रेलिवेंट है, ये भी रेलिवेंट, डिसीजन के लिए रेलिवेंट है ना है? तो तीसरा, अगर कोई प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ डिसएग्रीमेंट हो, ये भी रेलिवेंट है। फोर्थ, अगर मैनेजमेंट इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन इंपोज करती हो, ये भी रेलिवेंट है। ये 4 एग्जांपल्स हमें स्टैंडर्ड ने, कोड ऑफ एथिक्स ने दी हैं कि जो प्रीडिसेसर ऑडिटर को पता होंगी और हम उससे पूछते हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन जनरल होता है, हम उससे ये नहीं कहते कि अगर फीस आउटस्टैंडिंग है तो बता दो, अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में इशू है तो बता दो, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो बता दो, अगर कोई इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन है तो बता दो। हम स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे हैं, याद रखिएगा, सेंड करने वाला, जब आप प्रैक्टिस में लेटर पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। हम जनरल पूछते हैं
कि अगर कोई भी ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से हमारा एक्सेप्टेंस का डिसीजन इफेक्ट होता हो तो हमें बता दो। ओपन रखते हैं। अब प्रीडिसेसर ऑडिटर नॉर्मली इन चार में से कोई एक, कोई दो, कोई तीन या चारों के चारों इश्यूज हमें बताएगा। क्वेश्चन यहां पे सिंपल, अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ये इश्यूज बताए, ठीक है, कि सर डिसएग्रीमेंट था, बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इसी वजह से तो हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया पिछले साल, देखे रिपोर्ट देख लें, इसी वजह से तो उन्होंने हमें आउट करके आपको इन कर रहे हैं। तो डिसएग्रीमेंट, अगर कोई इश्यू सामने आए, दो ऑप्शंस है, आप क्या करेंगे? क्या लाजिम हो जाएगा हमारे ऊपर कि इस क्लाइंट को रिफ्यूज कर दें, या कि हम अपनी जजमेंट के मुताबिक इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लें? तीसरी ऑप्शन दिया है कि एक्सेप्ट तो कर लें, लेकिन जो मसला आइडेंटिफाई किया है प्रीडिसेसर ऑडिटर ने, उसका हल मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कस कर ले कि भाईजान उस प्रीडिसेसर ऑडिटर ने भी आईएफआरएस के मुताबिक कहा था, ये मिस स्टेटमेंट है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए, हम भी यही कहेंगे, बता दो, अगर कल कला को हमें तुमने आउट करना है ना तो आज ही फैसला कर लो। तो अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई मसला आइडेंटिफाई, याद रखिए, केस स्टडी जब आईके बनाएगा ना, वो आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ क्लियरेंस लेटर सेंड करना है कि नहीं करना, वो तो करना ही करना है, लाजमी है। वो आपको कहेगा लेटर सेंड किया, इसका जवाब आया, इसका ये मसला है, आप बताइए। अगर डिसएग्रीमेंट है, आप इनकमिंग ऑडिटर है, मैनेजमेंट के साथ क्या डिस्कस करेंगे कि मिस स्टेटमेंट है, पॉसिबल इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट अभी डिस्कस कर देंगे, ताकि जो लड़ाई झगड़ा बाद में होना है अभी सेटल हो जाए। चलिए ये बात, तो ये है प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर की अहमियत, कि हमें अगर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर ना आए तो फिर हम इस इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए अदर सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का जवाब आ जाए ना तो हमारा काम, हमारा फैसला बड़ा आसान हो जाता है। समझ आ गई कहानी के? चलिए जी, प्रोजेक्टर स्टार्ट हो गया हमारा हाइब्रिड क्लास में, बताइए हो गया? अच्छा, बेहतरीन। चलिए अब बोर्ड वाली कंसेप्ट्स की तरफ आते हैं। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, ये क्या? देखें डिफरेंट लेटर आ रहे हैं ना एक एक करके ऑडिट में, पहले मैनेजमेंट लेटर आया, फिर एंगेजमेंट लेटर आया, फिर रिप्रेजेंटेशन लेटर आया, अब ये प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर आ गया। बिल्कुल आ सकता है। ये है क्या? ये है कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिखता कौन है? इनकमिंग ऑडिटर। किसके नाम लिखता है? प्रीडिसेसर। पूछता क्या है कि एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, फैक्टर जो हमारे डिसीजन से रेलिवेंट हो, हमें बता दो। अच्छा, अब इसमें चूंकि दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक इनकमिंग ऑडिटर, एक आउटगोइंग ऑडिटर, हमने इसलिए कंसेप्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इनकमिंग ऑडिटर क्या करता है, कैसे करता है, वो लगा, आउटगोइंग को लगा। आपने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना है, आपको इनकमिंग ऑडिटर बना रहा है कि आउटगोइंग ऑडिटर। बड़ी छोटी गलती कर लें, इसमें से एक प्रोसीजर नहीं याद आया, ना लिखा, ये छोटी गलती, ये कर ले, इसकी इजाजत है, ठीक है। इनमें से बहुत से फैक्टर्स थे, एक दो नहीं याद आए, नहीं लिख पाए, छोटी गलती कर ले, इसकी इजाजत। बड़ी गलती नहीं करनी। बड़ी गलती क्या है? पूछा इनकमिंग, बता दिया आउटगोइंग, ये नहीं करना। इनकमिंग ऑडिटर है, इनकमिंग ऑडिटर है, सबसे पहले क्या करना है? हमने फौरन लेटर नहीं लिख देना, बल्कि परमिशन ऑब्टेन करनी है। हमने किससे परमिशन ऑब्टेन करनी है? क्लाइंट से। किस लिए परमिशन ऑब्टेन? क्योंकि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम प्रीडिसेसर ऑडिटर से हासिल कर रहे हैं। तो आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। भाईजान का टेस्ट है, उसमें कमाल की गलतियां जो बहुत से दूसरे स्टूडेंट भी करते हैं। क्या मैं, अब देखिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप है ना, क्या मैं इनका टेस्ट सबके सामने दिखा दूं? मिसाल दे रहा हूं, ऐसे है नहीं, सबके सामने दिखा दूं, इनको सबको दिखा दूं? नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है। हाँ, अगर ये इजाजत दे दे मुझे तो फिर, तो उसी तरह इनकमिंग ऑडिटर क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है आउटगोइंग ऑडिटर से, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है? और मजे की बात सुने, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अभी भी अप्लाई होता है, जब ये स्टूडेंट नहीं रहेगा तब भी अप्लाई। वैसे तो वंस ए स्टूडेंट इज ऑलवेज स्टूडेंट है, लेकिन अगर अगले सेशन में ये मेरा स्टूडेंट नहीं रहा, क्वालिफाई करके C5 पे पहुंच गया, तो क्या उस वक्त मैं इसका पेपर डिस्क्लोज कर सकता हूं? नहीं। याद रखें, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कंटिन्यूज इवन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। चाहे ऑडिटर ना रहे, क्लाइंट ना रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल फिर भी रहेगा। अमर है ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले परमिशन ऑब्टेन करने हैं क्लाइंट से। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, रीजन समझ ले, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, क्लाइंट या तो परमिशन देगा या नहीं देगा, ठीक है, या तो परमिशन देगा या नहीं देगा।
अगर परमिशन नहीं दी तो ये कंसेप्ट है। अगर परमिशन दे दी, हमने जवाब सेंड कर दिया लेटर, फिर इसके बाद मजीद सिचुएशन, या तो हमें जवाब आएगा और वो ठीक होगा, या जवाब आएगा इश्यूज होंगे, या जवाब ही नहीं आएगा। फिर सुन ले, प्रीडिसेसर आइटम को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, भागे भागे क्लाइंट के पास गए, यहां क्लाइंट परमिशन देगा या नहीं देगा। अगर परमिशन दे दी, हमने लेटर सेंड कर दिया, 3 पॉसिबिलिटीज है, यहां तो जवाब आएगा ओके, या जवाब आएगा प्रॉब्लम्स, या जवाब आएगा ही नहीं। हर सिचुएशन में क्या करना है अब ये सीख ले। अगर क्लाइंट ने परमिशन नहीं दी, हमने कहा प्रीडिसेसर आइटम को लेटर सेंड करना है, आपके बारे में पूछेंगे कैसे हैं आप, क्लाइंट ने कहा नहीं पूछना। हमने सोचना है ये कैसा क्लाइंट है, अभी एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं की, उससे पहले स्कोप लिमिटेशन लगा रहा है। अभी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं की, उससे पहले ही स्कोप लिमिटेशन लगा रहा है। शुक्र है अभी पता चल गया, शुक्र है अभी पता चल गया। क्या ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? रिफ्यूज कर देंगे। तो पहली ऑप्शन, अगर क्लाइंट हमें इजाजत नहीं देता तो ये होगी स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस। ये क्या होगी? स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस। शुक्र अदा करेंगे पहले पता चल गया, अफसोस नहीं करेंगे कि क्लाइंट का साथ, शुक्र अदा करेंगे पहले पता चल गया और एंगेजमेंट को रिफ्यूज कर देंगे। आगे चलते हैं हम। अगर रिप्लाई इजाजत दे दी, रिप्लाई रिसीव हो गया और ठीक था सब कुछ, तो क्या करें? बिस्मिल्लाह करें, एक्सेप्ट करें। अगली सिचुएशन, लेटर सेंड किया, जवाब आ गया, इश्यूज थे, क्या करना चाहिए? रिफ्यूज करें, एक्सेप्ट करें कि एक्सेप्ट आफ्टर अप्लाइंग सेफगार्ड? सेफगार्ड, सिंपल, ठीक है। अब वो सेफगार्ड क्या होंगे, डिपेंड करता है मसला क्या था। अगर फीस पे नहीं की, हम कहेंगे भाई प्रीडिसेसर राइटर को फीस दे तो क्लाइंट हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। इंटेग्रिटी का इशू आ गया अगर, तो फिर वही प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में पढ़े, वही करेंगे। डिसएग्रीमेंट स्कोप लिमिटेशन है, क्लाइंट से पहले डिस्कस कर लें बैठ के कि सर ये स्कोप लिमिटेशन डिसएग्रीमेंट है, इसको कैसे डील करना है। आखिरी सिचुएशन, रिप्लाई आया ही नहीं, क्या करें? अदर सोर्सेज से। ये तो आपको पता है ना, हमारा रूल होता है रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स ना हो सके तो अल्टरनेटिव। अदर क्या हो सकते हैं? नेट पे सर्च, न्यूज पेपर, नहीं उससे भी पिछला नहीं, न्यूज वगैरह, वेबसाइट्स, रिसर्च। बल्कि आप एक काम करें, आप फेवरेट जिस कंपनी का ऑडिट करना चाहते हैं, आप उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करें। उसके एनुअल रिपोर्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट होगी कि रैंडमली किसी भी एक डायरेक्टर का नाम पिक कर लें और नेट पे सर्च करें, देखें उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि नहीं। इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन, बल्कि हाँ छोड़े हैं, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। गूगल का सीईओ का क्या नाम है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई ने एक दफा किसी जॉब के, उसके बारे में बात मशहूर है कि उसके पास जॉब इंटरव्यू के लिए, उसने इंटरव्यू के लिए बंदे को बुलाया, उस बंदे ने अपना सीवी उसके सामने रखा, उसने कहा ये सीवी वापस रख लो, मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे वालिदैन से ज्यादा जानता हूं। ये रियल केस है, तुम्हारे बारे में तुम्हारे वालिदैन से ज्यादा, क्योंकि वालिदैन को तो नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, टिकटॉक पे क्या हो रहा है, अक्सर वालिदैन को नहीं पता। नेट पे सर्च करेंगे तो पता चल, भाई इस डायरेक्टर की वीडियो वायरल हुई है, पता चल जाएगा, ठीक। तो इसीलिए याद रखिए कि थर्ड पार्टियां बैकग्राउंड सर्च से हमें इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स की, ये अपने दोस्त की इंफॉर्मेशन ना सर्च करना। हाँ, इसकी टिकटॉक से ज्यादा और कोई वीडियो नहीं मिलेगी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी। जो डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। बे क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। अब हम बनते हैं आउटगोइंग ऑडिटर। पहले तो इधर थे ना इनकमिंग ऑडिटर, अब हम बन रहे हैं आउटगोइंग। अब हमें लेटर मिला, हम अपने ऑफिस में बैठे थे, एक तो पहले ही टेंशन में बैठे थे, क्यों बताओ? रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा कि हमें निकाल दिया गया है, हमारी जगह किसी और का। वो कह रहे आउटगोइंग ऑडिटर है, उसने भी क्लाइंट से परमिशन लेनी है जवाब देने से पहले। देखिए, इनकमिंग ने सवाल करने से पहले परमिशन ली थी, आउटगोइंग ने जवाब देने से पहले। क्यों? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। हालांकि वो उसका ऑडिटर क्लाइंट नहीं रहा, फिर भी अगर क्लाइंट परमिशन दे दे तो सच्ची सच्ची, झूठ नहीं, बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं, सच्ची सच्ची इंफॉर्मेशन सेंड कर दे। क्या हुआ था?
और अगर क्लाइंट परमिशन ना दे, फिर ये नहीं कहा कि आउटगोइंग ऑडिटर जवाब ना दे। अगर क्लाइंट ने परमिशन नहीं दी और कहा खबरदार मेरे बारे में कोई इनकमिंग ऑडिटर को ना बताना बात, वो बात ना बताना इनकमिंग ऑडिटर, अब ये क्या जवाब देगा कि नहीं देगा? जवाब, लेकिन उस जवाब में वो इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा जो रिक्वेस्ट की गई थी, बल्कि क्या कहेगा कि मुझे परमिशन नहीं मिली। ठीक है, अच्छा, जब ये चला जाएगा इनकमिंग ऑडिटर के पास और इनकमिंग ऑडिटर खोलेगा, लिखा होगा हमें इजाजत ही नहीं मिली, इनकमिंग ऑडिटर क्या सोचेगा? ये क्लाइंट नहीं, ये दो मुंह वाला सांप लग रहा है, इस तरफ से मुझे इजाजत दे दी है और उधर से डस लिया। तो ये तो शुक्र है पहले पता चल गया, ये इजाजत नहीं दे रहा, एविडेंस रोक रहा है मेरा। ये है स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस। अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना क्लाइंट को। भाई कुछ बात समझ आए? अभी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। आउटगोइंग, हाँ, आउटगोइंग, इनका सवाल ये है आउटगोइंग ऑडिटर क्यों इसका जवाब देगा, वो क्यों चाहेगा क्लाइंट उसका? क्योंकि अगर उसके कुछ क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं ना प्रोफेशन में ऐसे होता, तो हमारे कुछ क्लाइंट भी उसके साथ जा रहे होंगे इसके बाद। तो ये अंडरस्टूड होता है पेडी भाई, ठीक है। और दूसरा याद रखिए, ये इनकमिंग ऑडिटर पे भी लाजिम है, सवाल करेगा, लेटर सेंड करेगा, और आउटगोइंग ऑडिटर पे भी कोड ऑफ एथिक्स ने लाजिम करार दिया है कि वो जवाब देगा। जो इंफॉर्मेशन वो देगा उसकी वैलिडिटी क्या करना है? नहीं, जो इन्फॉर्मेशन देगा ना वो सच्ची इन्फॉर्मेशन इसने देनी है, लिखा हुआ है कोड ऑफ एथिक्स में, लिखा हुआ, उसकी वैलिडिटी नहीं। भाई ये क्लियर हो गया? अब इसका लास्ट कंसेप्ट, वर्क कंप्लीमेंट्री / सेकंड ओपिनियन। टाइम चलें, ठीक है, फिर इसको हम रिजल्ट के बाद इंशाअल्लाह जो आएगा उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, आज का लेक्चर, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। देखें, हाँ, पूरे 1 मिनट पहले छुट्टी, 1 मिनट, अच्छा, पूरे 4 मिनट आज, वरना तो 5 मिनट लेट बैठते हैं ना हम, आज सिर्फ 1 मिनट लेट बैठे हैं। इसका मतलब है 4 मिनट जल्दी छुट्टी हो रही है आपको। इसका मतलब क्या है? जल्दी, 1 मिनट लेट नहीं बोलना, क्या कहना? 4 मिनट। शाबाश शाबाश, इस दवाई दुआ। ट्यूसडे को छुट्टी है, इसलिए मंडे को ही होगी। अच्छा, छुट्टी जो है, छुट्टी के बारे में आपकी हालत ऐसी, कॉलेज आने वाली हालत नहीं होनी, कंसेप्ट क्या समझ रहे हैं आप? तो हाँ जी, मंडे को हमारी क्लास फिर नहीं होगी। ट्यूसडे को आपने क्या करना है? ट्यूसडे को बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, लेकिन मंडे को बाद हमारी क्लास नहीं है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।